हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपकी बात कही गई है। अब इसको हम दो सेक्शंस में समझते हैं। एक आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 29(1), एक आता है आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29(1) में क्या है? सी, इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, राइट। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। तो उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड मीन्स हर सेक्शन के पास, हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को क्या कर सकता है? कंजर्व कर सकता है। वो कहाँ मेंशन है? आपके आर्टिकल 29 के 1 में, राइट। सो कैन कंजर्व their culture, script और लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 29(2) क्या है कि कोई भी सिटीजन अगर एडमिशन पर्पज से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको 4 ग्राउंड्स के बेसिस पे एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। रेस, कास्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से 4 केसेस हैं। रेस, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। ओके, सो इन 4 के बेसिस पे वो आपके एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, राइट। बट आपके 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं, आपका एक सेक्स एंड योर प्लेस ऑफ बर्थ। बट इस बेसिस पे वो आपका एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी, आप गर्ल्स कॉलेज जाते हो, ठीक है। बॉय अगर एक गर्ल्स कॉलेज में जाके बोलता है कि मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, तो क्या वो उसको एडमिशन दे देगा ये सोच के कि अरे आप, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता है आपके इन बेसिस पे, राइट। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल। बट यहाँ आर्टिकल 29 में आपको माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये है कि यस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? एडमिशन को डिनाई कर सकते हैं। बट इन 4 बेसिस पे आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 29(2) में मेंशन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मीन्स जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ किस बेसिस पे बोला गया है? 2 बेसिस पे। यहाँ पे 2 बेसिस पे माइनॉरिटीज़ की बात करिए। अगर वो रिलीजन पे, अगर वो माइनॉरिटी है रिलीजन बेसिस पे, या आपकी लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है। अगर वो लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है तो उनके पास राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं एंड साथ में एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 30 है। तो ये आपके हो गए 2 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो डायरेक्टली क्वेश्चंस को आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि आपके कौन से आर्टिकल है जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 29, 30, या आपको पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 29 आपके कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस इससे आते हैं एंड दिस इज आर्टिकल 29 एंड 30। अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपके आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 आते हैं। आर्टिकल 32 डिस्कस करते हैं विच इज रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्म बाय दिस पैक्ट। अब आपने सारे फंडामेंटल राइट्स अभी डिस्कस कर लिए कि हमारे पास ये राइट्स हैं, ये फ्रीडम्स हैं। बट अब अगर इफ इन केस आपके ये राइट्स वॉलेट होते हैं तो आप क्या करोगे, है ना। तो वो क्या करोगे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आर्टिकल 32 देता है। तो इस आर्टिकल में मेंशन है कि अगर किसी भी सिटीजन का आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये प्रोविजन आपके आर्टिकल 32 में मेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। जो आपके राइट्स को इन्फोर्स जब आप होगा तो उसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे जब आपके वॉयलेशन होगा आपके फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब
ये है सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यू नो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें बोला जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या बोला है कि ये जो आर्टिकल है ये आपका हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, क्यों ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? लाइक आपकी ह्यूमन बॉडी है, एक हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके ब्लड को क्या करता है, पूरे आपके बॉडी में पंप करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। सेम चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन है ना, बट वो राइट्स तभी आपके तभी उसकी कोई वैल्यू है जब आप उनको वायलेशन होने पे आप कोई एक्शन ले सकते हो, तभी वो चीज़ आपका क्या है, वैलिड मानी जाएगी, राइट। तो वो पावर कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पावर आपका आर्टिकल 32 देता है, राइट। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। अब आपके आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है, वो होती है रिट्स इशू करने की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर होती है, वो इसी आर्टिकल में है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, वो आपके कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। अब ये रिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिट्स आपके 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज हैबिस कॉर्पस, सेकेंड आपका होता है मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सेरिटरी, फिफ्थ इज क्यू वॉलेंटो, ठीक है। अब आपको वर्ड्स थोड़े, अगर आपको वर्ड्स आप देखोगे तो नॉर्मल इंग्लिश जो हम यूज करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये आपके लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेंगे। एक एक करके हम समझेंगे, बहुत इजी है। तो 5 टाइप के रिट्स होते हैं, और ये रिट्स इशू करने की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 32। अब हैबिस कॉर्पस क्या है, हैबिस कॉर्पस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें हैबिस कॉर्पस का वर्ड का, तो वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये है क्या हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस है कि लाइक किसी भी पर्सन को डिटेन करे, है ना, किसी पर्सन को डिटेन कर दिया कि इस किसी भी कोई भी क्राइम बोल के कि इसने ये क्राइम करा है, बट रियलिटी में वो पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया है, ठीक है, वो उस पर्सन ने वो काम नहीं किया है। तो हैबिस कॉर्पस से क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट वो इशू ये रिट्स को इशू करेगा, और उस पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसकी लीगैलिटी चेक करी जाएगी, क्या वो पर्सन सच में उसने क्राइम किया भी है कि नहीं। वो चेक होने के बाद इफ़ इन केस उसने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई भी लीगल चीज़ नहीं की है, तो उसको डायरेक्टली फ्री कर दिया जाएगा, राइट। तो हैबिस कॉर्पस में क्या है, उस डिटेन पर्सन को बुलाया जाता है, उसकी लीगैलिटी को चेक किया जाता है, और अगर वो क्रिमिनल नहीं है, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो उसको फ्री कर दिया जाता है, या आपके हैबिस कॉर्पस की हेल्प से, राइट। तो दिस इज फर्स्ट हैबिस कॉर्पस। मैंडेमस, मैंडेमस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, वी कमांड, वी कमांड। अब ये रिट कब इशू किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका पब्लिक सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, या जो उसकी ड्यूटी है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है वो ड्यूटी करने से, तब आपका जो कोर्ट है वो आपका मैंडेमस को इशू करता है कि ये आपको करना ही है, ठीक है। तो वो कमांड करते हैं, राइट। तो ये मैंडेमस के अंदर। नेक्स्ट प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन का मीनिंग टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। अब आपका प्रोहिबिशन जो है, ये जो इशू रिट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, या जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी, बस दो। आपका ये जो प्रोहिबिशन एंड ये सेरिटरी है, ये जो दो आपके रिट्स हैं, ये आपके बस जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए ही इशू किया जाता है, फॉर
जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए तो फर्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन। अब आपका प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। यहाँ पे क्या है, इफ इन केस आपके जो लोअर कोर्ट्स हैं, अगर लोअर कोर्ट्स ने कोई ऐसा केस आपका ले लिया है जो उनके जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, जो उनकी पावर्स के अंडर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट को इशू करेगा और बोलेगा ये आपके जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है, तो आप इस केस में कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपका प्रोहिबिशन। तो एक तरीके से उनको स्टॉप करते हैं, उनको रोकते हैं आपका ये इशू, ये वाला रिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेरिटोरारी। सेरिटोरारी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसमें होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेरिटोरारी में आपकी मान कोई भी जो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसके पास एक केस आया और उसने उस केस में एक कुछ ऐसा जजमेंट दिया जो उसकी पावर्स के अंडर ही नहीं आता, उसने ऐसा जजमेंट पास कर दिया या ऐसा ऑर्डर दे दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेरिटोरारी रिट को इशू करेगा और जब वो इस रिट को इशू करेगा तो उसने जो भी जजमेंट या जो भी ऑर्डर दिया होगा उस लोअर कोर्ट ने, वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। राइट, तो ये आपका आर्टिकल, ये आपका कौन सा रिट है, सेरिटोरारी। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि प्रोहिबिशन और सेरिटोरारी किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्टेट के लिए नहीं होता, ये बस आपकी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी का। अब जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी का थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ। जुडिशियल बॉडी आपको पता है जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये आपकी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो क्या करती हैं, उनका एक तरीके से अपना जो भी मान लो उनकी जो बॉडी में जो भी मान लो कोई भी पर्सन ने कुछ गलत कर दिया, कुछ इलीगल कर दिया, तो उनके पास वो पावर होती है कि हाँ वो उसको क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। लाइक पूरे अगर आपके पूरे इंडिया कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली कोर्ट जाते हो, बट कुछ बॉडीज़ ऐसा होती है कि वो अपने मैटर को क्या कर सकती है, उसको सॉल्व कर सकती है और या फिर उस पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकती है, उसको पनिशमेंट दे सकती है अपने तरीके से। तो वो होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी का मैं एग्जांपल दी तो आपका कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट, आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी में आती है। ठीक है, इसमें आते हैं हम क्यू वारंटो में। आपका जो फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो का, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ना, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। सी, इसमें क्या होता है, मीन्स आप कोई भी ऑफिशियल किसी पोस्ट पे, आपके पोस्ट पे है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि क्या वो क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, वो पर्सन क्या उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, तो वो चीज़ पे आपका क्यू वारंटो आता है। ठीक है, इफ़ इन केस किसी ऑफिशियल के बारे में किसी ने केस फाइल करा है कि ये तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो ये इस पोस्ट पे कैसे है, तो उस टाइम पे उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए उसका कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, वो चीज़ को चेक करने क्यू वारंटो को इशू कर दिया जाता है। और इसको यूँ तरीके से समझो कि मान लो उस ऑफिशियल ने कोई चीज़ कोई अपनी ये कह के उसने कोई चीज़ एक्शन लिया है कि ये मेरे पावर के अंडर आता है और मे बी वो नहीं आता हो, है ना, तो उस चीज़ को भी चेक करने के लिए क्यू वारंटो आपका सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप के रिट्स होते हैं, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरारी एंड क्यू वारंट। ठीक है, तो अब ये जो रिट वाला इशू है, क्या ये पावर बस सुप्रीम कोर्ट के पास होती है? नहीं, ये पावर आपके हाई कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, तो ये जो रिट इशू करने की जो पावर है, यहाँ पर ये जो रिट इशू करने की जो पावर है वो दोनों में होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास है वो आपने देख लिया कि वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 में, और जो हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो आर्टिकल 226 में मेंशन है। ठीक है, 226 आर्टिकल में मेंशन है जो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं आर्टिकल 32।
ओके, सो अब हमारा है आर्टिकल 32 भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, वन थिंग मैं बताना भूल, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है रिट्स इशू करने की, तो ये जो रिट्स वाला जो प्रोविजन है ये आपका कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये भी आप ये चीज़ याद रखना। ओके, तो ये पूछ लिया जाता है कि रिट्स जो लिया है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या है आपका? एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या आपकी अमेंड कर सकती है, बट किसके लिए? हम सिटीजन्स के लिए नहीं, एक स्पेशल फोर्सेस के लिए। एफर्स टू द members of आर्मी, नेवी, ठीक है, मे बी जितने भी आपके जो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हैं, आपके क्या बोलते हैं, एफआरस को क्या कर सकते हैं? आपके रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या आपके कभी कभी सस्पेंड भी कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि आपके आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट वगैरह भी आपके इशू करे गए थे ना। तो वो कब आए आपके, कब हुए थे? आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, ये आपके 1950 में एस्टैब्लिश, ठीक है, 1950 में आपके एक्ट्स आपके निकाले गए थे, राइट। फिर आते हैं हम आर्टिकल 34 में। 34 में क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है। अब सबसे पहले मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ आपका क्या है? मिलिट्री लॉ, यू कैन से मिलिट्री लॉ, आपको पता है मिलिट्री। अब देखो ये मार्शल लॉ कब लगता है? देखो क्या आप, अब जब क्या है, कंट्री में अगर राइट्स की, किसी राइट्स की वजह से या किसी वॉर की वजह से आपका पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ आपका उस एरिया में लगाया जा सकता है, राइट। तो उससे क्या होगा, जो भी जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है वो किसके हैंड में आ जाता है? आपके मिलिट्री के पास आ जाता है। और फिर जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती तब तक वो मार्शल लॉ आपका इम्प्लीमेंटेड रहता है, राइट। तो ये उस टाइम पे जब मार्शल लॉ आपका इम्प्लीमेंटेड होगा, ये न किया जाएगा, उस टाइम पे आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, वो आपके आर्टिकल 34 में मेंशन है, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ पूरे इंडिया में भी ये एरिया टू एरिया ही लगता है। तो मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, ठीक है, जिस भी एरिया में, मीन्स इंडिया की टेरिटरी में जिस भी एरिया में अगर इस तरीके से आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो उस टाइप के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जब मार्शल लॉ लगेगा तो कुछ ना कुछ आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, वो आर्टिकल 34 में मेंशन। देन आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 में पार्ट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट, व्हिच मींस कि अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई भी किसी भी फंडामेंटल राइट का लॉ बनाना है या उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो पावर बस आपके पार्लियामेंट के पास होती है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती है। ये आपके क्लियरली आर्टिकल 35 में मेंशन है, ठीक है। तो ये थे आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमने ये देखा पहले उसमें कि किस तरीके से आपके जो राइट्स हैं अगर वो वॉलिड होते तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देन नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स में हमने ये देखा कि किस किस कंडीशन में आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन का हमने पढ़ा था, रिमेंबर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको 3 ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, एंड थर्ड क्या था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये है आपके आर्टिकल 4 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया राइट। सो अब हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, मींस हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है टॉपिक वो पूरा कवर हो चुका है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, सो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक था फंडामेंटल राइट का, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो और आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सारी वीडियोस देख लें।
इसके बाद में एक वीडियो जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस वाली वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर ये इन सारी वीडियोस को एक बार देख लें एंड प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाएं। बाकी पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको शेयर करूँगी जितने भी अभी तक हमने क्लासेस लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, ओके। सो तब तक आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को और लर्न करते रहिए।